हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे एमए सेकेंड सेमेस्टर पेपर हिस्टोग्राफी कॉन्सेप्ट मेथड एंड टूल्स में फर्स्ट यूनिट इतिहास के बृहद सिद्धांत यानी मेजर थ्योरीज ऑफ हिस्ट्री। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन भूमिका, फिर पढ़ेंगे युग चक्रवादी सिद्धांत यानी साइक्लिक थ्योरी। तो शुरू करते हैं। इतिहास के लेखन एवं अध्ययन में विज्ञान की ही भांति विभिन्न इतिहासकारों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों की महती भूमिका है। इतिहास की प्रमुख विषय वस्तु मनुष्य समाज, संस्कृति एवं सभ्यताएं हैं। अतः इतिहास की गति एवं दिशा को लेकर विद्वानों द्वारा विभिन्न व्याख्याएं एवं सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। यानी बहुत से विद्वान हैं जिन्होंने ये अपने अपने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं कि मनुष्य इतिहास की गति और दिशा कैसी है, अपने अपने मत प्रस्तुत किए। इस बारे में उन्होंने बताया कि किस प्रकार इतिहास गति करता है और किस दिशा में चलता है। इतिहास का युग चक्रवादी सिद्धांत अपने विभिन्न स्वरूप में भारत सहित ग्रीको रोमन एवं ईसाई परंपराओं में विद्यमान है। इस अवधारणा का मूल यह है कि मानव इतिहास एक पूर्व निर्धारित परियोजना के तहत अग्रसर है। यानी वो कह रहे हैं कि मानव इतिहास एक पूर्व निर्धारित यानी पहले से निर्धारित एक योजना होती है, उसके तहत आगे बढ़ता है। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का प्रमुख मुख्य प्रणेता कार्ल मार्क्स था, जिसने ऐतिहासिक भौतिकवाद को इतिहास की गति का प्रमुख सिद्धांत माना है। यानी जो कार्ल मार्क्स थे, उन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत दिया था, तो उन्होंने इसको गति का प्रमुख सिद्धांत माना। इतिहास के अध्ययन में सामाजिक, तुलनात्मक, संरचनात्मक, पारिस्थितिकी सिद्धांतों को भी विशिष्ट मान्यता प्राप्त है। वैश्विक इतिहास की परिकल्पना का भी इतिहास का एक बृहद सिद्धांत है। इतिहास के उक्त सभी सिद्धांतों की विवेचना इस अध्याय में प्रस्तुत की जाएगी। अब देखते हैं क्या है युग चक्रवादी सिद्धांत, साइक्लिक थ्योरी। भारतीय एवं ग्रीको रोमन परंपरा में इतिहास को एक निरंतर गतिशील चक्र के रूप में माना है, यानी पहिए के रूप में, यानी इस प्रकार वो चलता रहता है, ऐसे साइकिल की तरह गोल गोल। चक्रीय अथवा चक्रवादी का अभिप्राय है एक चक्रवत घूमते हुए जहाँ से प्रारंभ हुए थे वहीं पुनः वापस आ गए। मान लो कोई इतिहास है, यहाँ से प्रारंभ होगा तो वो फिर लौट कर फिर यहीं आ जाएगा घूम के। विभिन्न संस्कृतियों में इतिहास के विभिन्न युगों की परिकल्पना की गई है, जो एक के बाद एक आते हैं और उनकी गति चक्रीय है। भारतीय अवधारणाओं में 4 युगों कृत युग, त्रेता युग, द्वापर युग एवं कलयुग की परिकल्पना मिलती है। और कहीं कहीं कृत को हम सतयुग भी कहते हैं। तो कहा जाता है कि पहले कहीं कृत या सतयुग आया होगा, उसके बाद त्रेता युग आया होगा, फिर उसके बाद द्वापर युग आ गया होगा, अब ये कलयुग चल रहा है इस समय, ऐसा मानना है। ग्रीको रोमन अवधारणा में 4 युगों को धातुओं के नाम यानी स्वर्ण युग, रजत युग, कांस्य युग एवं लौह युग पर आधारित किया गया है। भारत में जहाँ कृत युग, त्रेता युग, द्वापर युग कहते हैं, वहीं ग्रीको रोमन अवधारणा में स्वर्ण युग, रजत युग और कांस्य युग और लौह युग पर आधारित किया गया है। युगों के चक्रात्मक क्रम के इस सिद्धांत का प्रमुख आशय यह है कि जिस प्रकार रात के बाद दिन एवं दिन के बाद रात आते हैं, जिस प्रकार सुख के बाद दुख एवं दुख के बाद सुख आते हैं, एवं जिस प्रकार एक ऋतु के पश्चात दूसरी ऋतु क्रमानुसार आती है, ठीक उसी प्रकार ये विभिन्न युग एक के बाद एक क्रमानुसार आते हैं और इतिहास की गति को नियमित करते हैं। आगे पढ़ेंगे भारतीय युग चक्रवादी सिद्धांत क्या है, इंडियन साइक्लिक थ्योरी। भारतीय युग चक्रवादी सिद्धांत प्राचीन भारतीय ब्राह्मण, बौद्ध एवं जैन धर्म परंपराओं में देखने को मिलता है। सृष्टि की उत्पत्ति एवं विनाश की अवधारणा अत्यंत प्राचीन है, जिसका अस्तित्व अथर्ववेद से भी प्रमाणित होता है। संभवतः ब्राह्मण साहित्य में यही अवधारणा युग चक्रवादी सिद्धांत के साथ सम्बद्ध हो गई। ब्राह्मण साहित्य में निम्न 4 युगों की अवधारणा मिलती है। ब्राह्मण साहित्य में मिलते हैं कृतयुग, द्वापर, त्रेता। सृष्टि की उत्पत्ति और विनाश की अवधारणा में कहाँ मिलती है? अथर्ववेद में। अब एक कृतयुग क्या होता है? कृतयुग को मानव इतिहास का स्वर्णिम युग माना गया है। इस युग का समाज संपन्नता, सुख एवं हर तरह के वैभव से संपन्न
था एवं लोगों में पारस्परिक सौहार्द व्याप्त था। पारस्परिक सौहार्द माने आपस में बोलचाल अच्छी थी, व्यवहार बढ़िया था। आगे पढ़ेंगे। त्रेता युग। कृतयुग की अपेक्षा युग चक्र के सिद्धांत युग के इस द्वितीय चरण त्रेता युग में मानवीय गुणों एवं समाज के वैभव के साधनों में अभाव का आभास परिलक्षित होता है। यानी उनके मानवीय गुणों समाज के वैभव में थोड़ा सा आभास हुआ, यानी थोड़ा सा कम हुआ, परिलक्षित होता है। द्वापर युग इसके बाद आया, त्रेता के बाद। युग चक्रवादी सिद्धांत के तीसरे चरण द्वापर युग में मानवीय दुख का आरंभ दृष्टिगोचर होता है। यानी द्वापर युग में थोड़ा दुख आ गया मानव के भीतर। इसी युग से मानव के विभिन्न प्रकार के संघर्षों से जूझना पड़ता है, इसलिए इसे संघर्ष का युग भी माना गया है। इस युग में मानव रोग व्याधि से पीड़ित होने लगता है, समाज में विभिन्न प्रकार के हास परिलक्षित होते हैं और इसी युग में समाज की निरंतर बिगड़ती हुई स्थिति को नियंत्रित करने हेतु विभिन्न नियम एवं संस्कारों का प्रतिपादन किया गया। इसी कारण इस युग को संघर्ष युग के साथ साथ संस्कार एवं नियम प्रधान युग भी माना गया है। आगे पढ़ेंगे। कलयुग। भारतीय युग चक्रवादी सिद्धांत का अंतिम चरण कलयुग है। द्वापर युग में मानव के जिस दुख का आरंभ हुआ था, यह दुख कलयुग में पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। यानी सबसे पहले त्रेता युग में हल्का सा दुख आया मनुष्य के जीवन में, फिर द्वापर में तो संघर्ष शुरुआत ही हो गई संघर्ष की। अब कलयुग में संघर्ष या दुख पराकाष्ठा पर यानी अपनी पीक पर पहुंच जाता है। दुख, निराशा, अन्याय एवं अन्य समस्याओं से जकड़ा मनुष्य धर्म की उपेक्षा करने लगता है। समाज में स्वार्थ एवं वैमनस्य बढ़ जाता है। भारतीय युग चक्रवादी सिद्धांत के उपंत चारों युगों के संबंध में निम्न मान्यताएं रही हैं। अब क्या क्या रही हैं? पहली कि प्रत्येक अनुवर्ती युग में यानी पीछे के युग में मोक्ष प्राप्ति के साधन सरल होते गए हैं। कृतयुग में सुख एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यधिक कठिन तप का साधना करनी होती थी। इसके विपरीत कलयुग में केवल ईश्वर का नाम भर लेने से सुख एवं मोक्ष की प्राप्ति संभव है। यानी अगर मान लो कलयुग में थोड़ा सरल है तो द्वापर में उससे कठिन था कि उसमें कहाँ और तपस्या करनी पड़ती थी मोक्ष के लिए। द्वापर से सरल था तो त्रेता में तो उससे ज़्यादा कठिन तप करना पड़ता था। पर कलयुग में केवल ईश्वर का नाम लेने से ही मोक्ष की प्राप्ति और सुख की प्राप्ति संभव है, ऐसा माना गया है। ऐसी मान्यता है कि प्रत्येक अनुवर्ती युग में धर्म का ह्रास हुआ है। यानी त्रेता में धर्म अच्छा था तो द्वापर युग में थोड़ा उससे लोगों ने मानना कम किया, कलयुग में और लोगों ने कम मानना कम दिया, यानी धर्म का ह्रास हो गया। धर्म की तुलना एक गाय से की गई है जो कृत युग में अपने चारों पैरों पर खड़ी रहती है। धर्म की तरह प्रत्येक अनुवर्ती युग में इसके एक पैर का ह्रास होता है। त्रेता युग में यह 3 पैर पर और द्वापर युग में 2 पैर पर और कलयुग में मात्र 1 पैर पर खड़ी रहती है। आगे पढ़ेंगे। ब्राह्मण साहित्य में ये चारों युग जुए में फेंके जाने वाले पासे के 4 पक्षों के अनुरूप हैं। सर्वाधिक उत्तम प्रक्षेपण 4 बिंदुओं से अंकित पक्ष है जो कृतयुग का परिचायक है। 3 बिंदुओं का प्रक्षेपण त्रेता, 2 बिंदुओं का द्वापर एवं 1 बिंदु का प्रक्षेपण कलयुग का परिचायक है। यानी हम जब पासा फेंकते हैं तो उस पर अंक बने होते हैं उसके अनुसार। भारतीय परंपरा के अनुसार इन चारों युगों को मिलाकर एक महायुग की रचना होती है एवं ये महायुग एक के बाद एक निरंतर आते हैं। एक सहस्त्र महायुगों को मिलाकर एक कल्प बनता है। भारतीय अवधारणा में कल्प सृष्टि के उद्भव से लेकर सृष्टि के विनाश तक का संपूर्ण समय माना गया है। इस युग चक्रवादी सिद्धांत के संबंध में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखा है कि इतिहास का यह दृष्टिकोण उत्थान और पतन दोनों को मानता है। यह मनुष्य की जिंदगी से मिलता मालूम पड़ता है, जिसमें लोग बुराई से अपनी लड़ाई में जीतते हैं, महानता और शक्ति, अच्छाई या सच्चाई या सुंदरता की चोटियों पर पहुंचते हैं, और जब आत्मा थक जाती है वे फिर बिखराव और कमजोरी और उद्देश्यहीनता में गिरने लगते हैं। फिर अंधेरे के बाद की अनिवार्य रोशनी के जरिए आत्मा खिलती है और फिर उठना मुमकिन होता है। आगे पढ़ेंगे।
ब्राह्मण परंपरा की भांति ही बौद्ध परंपरा में भी उक्त 4 युगों की परिकल्पना मिलती है, परंतु बौद्ध परंपराओं में 4 युगों के स्थान पर 8 युगों को एक इकाई माना गया है, जिसे अंतरकल्प कहते हैं। यह अंतरकल्प कलयुग में आरंभ होकर कृतयुग तक, फिर उल्टे क्रम में कृतयुग से पुनः कलयुग तक आता है। इस प्रकार के 20 अंतरकल्प मिलकर एक असंख्य कल्प बनता है एवं 4 असंख्य कल्पों से मिलकर एक कल्प बनता है। और बौद्ध युग चक्रवादी सिद्धांत को निम्नानुसार देख सकते हैं, यानी एक अंतरकल्प बराबर 8 युग, यानी कली, फिर द्वापर, फिर त्रेता, फिर कृत, फिर कली, फिर कृत, फिर कृत से त्रेता, फिर द्वापर, फिर कली यानी कलयुग, यानी कलयुग से शुरू होता है, फिर द्वापर पहुंचता है, फिर त्रेता, फिर कृत से शुरू होता है, त्रेता, द्वापर, कलयुग। एक असंख्य कल्प यानी 20 अंतरकल्प। एक कल्प में 8 युग होते हैं, तो 8 को हम 20 से गुणा कर लेंगे तो एक असंख्य कल्प। और एक कल्प यानी 4 असंख्य कल्प, यानी 20 को 4 से गुणा कर देंगे फिर एक कल्प आएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन भारतीय परंपरा में इतिहास के युग चक्रवाती सिद्धांत ब्राह्मण एवं बौद्ध धर्म दोनों में थोड़े बहुत अंतर के साथ प्रचलित था। जैन धर्म की परंपरा में इन दोनों से इतर काल की कल्पना 12 अरों वाले एक चक्र के रूप में की गई। वस्तुतः युग चक्रों के ये सिद्धांत सामान्यतः संपूर्ण भारतीय चिंतन द्वारा सर्वस्वीकृत सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों से मानव एवं समाज को यह संबल मिलता है कि आगे पढ़ेंगे, जगत में कुछ भी स्थायी नहीं है। सुख के बाद दुख एवं दुख के बाद सुख आना ही निश्चित है। अतः ना सुख में अधिक सुखी होना चाहिए और ना दुख में अधिक दुखी। भारतीय अवधारणा का यह युग चक्रवादी सिद्धांत अवतारवाद के सिद्धांत से भी घनिष्ठ संबद्ध है, यानी जुड़ा हुआ है। जब जब पृथ्वी पर अनाचार एवं अत्याचार बढ़ते हैं, धर्म की अपेक्षा होती है, मानव जीवन कष्ट एवं दुखों की पराकाष्ठा पर पहुँचता है, तब तब मानव जाति के कल्याण एवं उद्धार के लिए ईश्वर पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में अवतार लेता है। गीता में अवतारवाद की पुष्टि करते हुए कृष्ण स्वयं कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी इसका अर्थ है, अर्थात हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ, यानी ईश्वर कह रहे हैं, साधु पुरुषों की रक्षा एवं उद्धार के लिए तथा दुष्कर्म करने वालों के नाश के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। गीता की तरह गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी रामचरितमानस में भी अवतारवादी के सिद्धांत की पुष्टि की है, जिन्होंने लिखा है, जब जब होए धर्म के हानि बाढ़े असुर महाअभिमानी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। यानी इससे स्पष्ट है कि प्रति युग में मानवता के कल्याण के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतार लेता है। आगे पढ़ेंगे ग्रीको रोमन युग चक्रवादी सिद्धांत। अब हमने भारतीय परिप्रेक्ष्य में पढ़ लिया, हम ग्रीको रोमन युग चक्रवादी सिद्धांत देखते हैं क्या है। ग्रीको रोमन युग चक्रवादी सिद्धांत यूनानी कवि हेसियोड की देन है, यानी इसको किसने दिया? हेसियोड ने। हेसियोड ने धर्म शास्त्र में पर्याप्त अभिरुचि प्रदर्शित करते हुए देवों के जन्म और मानवों के साथ उनके संबंध का उल्लेख किया है। उसने धातु के नाम पर 4 युगों की कल्पना निम्नानुसार की है, यानी पहला है स्वर्ण युग। इस युग में स्वर्ग में क्रोनोस का शासन था। मनुष्य देवताओं की तरह कम कर्म करते थे। पृथ्वी स्वतः मनुष्य को सभी उत्तम वस्तुएं प्रदान करती थी। आगे पढ़ेंगे रजत युग आता है। स्वर्ण युग की तुलना में रजत युग में मनुष्य की स्थिति में गिरावट आई। देवताओं की आराधना छोड़कर मनुष्य संघर्ष करता हुआ अवनति की ओर अग्रसर हुआ, आगे बढ़ा। कांस्य युग। इस युग के मनुष्य के भवन एवं अस्त्र शस्त्र कांस्य से निर्मित थे। मनुष्य शक्तिशाली तो था, मगर उसमें दया का भाव नहीं था। इस युग में पारस्परिक संघर्ष एवं वैमनस्य व्याप्त था। फिर आगे पढ़ेंगे लौह युग। हेसियोड ने कांस्य युग एवं लौह युग के बीच
अथवा लौह युग की प्रारंभिक अवस्था में एक ऐसे युग का उल्लेख किया है जिसमें वीर पुरुषों का अस्तित्व था। ये वीर पुरुष अपने पूर्वजों की तुलना में अधिक वीर एवं न्यायप्रिय थे। इन्हीं वीर पुरुषों ने ट्रॉय एवं थेबिस के युद्धों में भी भाग लिया था एवं उनके बाद लौह युग आया। इस युग में मानव को लोहे का ज्ञान था और यह युग दुखों से परिपूर्ण था। ग्रीको रोमन परंपरा के इस युग चक्रवादी सिद्धांत को कई विद्वानों ने मान्य किया, पर समय समय पर इसमें संशोधन भी हुए। आगे पढ़ते हैं क्या है। ईसाई परंपरा में युग चक्रवादी सिद्धांत क्या था। मध्य युग में ईसाई परंपरा में युग सिद्धांत को देखा जा सकता है। संत अगस्टाइन ने देवनगर और पापनगर के विरोधाभास का प्रतिपादन करते हुए इतिहास की व्याख्या की। उनके अनुसार ये दोनों नगर साथ साथ चलते हुए विभिन्न युगों से गुजरे हैं। इस प्रकार अगस्टाइन ने मनुष्य के इतिहास में 7 अवस्थाओं युगों का उल्लेख किया है। उनके अनुसार 5 युग बीत चुके हैं, छठा समाप्ति पर है एवं 7वां आने वाला है, यानी उनमें वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में बताया। अगस्टाइन के अनुसार 7वें युग में यीशु मसीह मृत और जीवित का न्याय करने के लिए अवतार लेंगे। पाप समाप्त हो जाएगा और इसके बाद के युग में व्यक्ति पापों से पूर्णतः मुक्त हो जाएगा और ईश्वर आराधना में रत हो जाएगा, यानी करने लगेगा ईश्वर की आराधना। संत अगस्टाइन से प्रभावित होकर स्पेनवासी पादरी पॉल्स अरोसियस 418 ईस्वी ने अपनी कृति हिस्टोरिया को 7 खंडों में विभाजित किया, जो कि 7 युगों की परिचायक है। इस प्रकार मध्य युगीन ईसाई लेखकों ने युग सिद्धांत पर पर्याप्त चर्चा की है। आगे देखेंगे ईसाई इतिहास दर्शन का उत्कर्ष फ्रेंच लेखक जॉक बेविन बोसुए 1627 से 1704 ईस्वी की कृतियों में देखा जा सकता है। उसने अपनी कृति डिस्कोर्स स्यूर लू इस्वार यूनिवर्सल विश्व इतिहास का निबंध में अगस्टाइन द्वारा प्रतिपादित 7 युगों की अवधारणा को स्वीकार किया है। उसके अनुसार प्रथम युग आदम से नोआ तक है, द्वितीय युग नोआ से अब्राहम के काल तक है, जिसमें जल प्लावन की घटना घटित हुई एवं मनुष्य प्रथम बार दंडित हुआ। इस युग में रक्त रंजित विजयों का युग भी आरंभ हुआ। तीसरा युग अब्राहम से काल से लेकर मोजेस के काल तक, जिसमें ओल्ड टेस्टामेंट का प्रारंभ हुआ। चतुर्थ युग में मोजेस से लेकर जेरूसलम में सोलोमन द्वारा मंदिर के निर्माण तक का काल आता है। पांचवा युग बेबीलोन की दास्तां तक चलता है और छठा युग साइरस से जीसस तक चलता है और 7वां युग जीसस के जन्म से लेकर वर्तमान तक आता है। गोविंद चंद्र पांडे के अनुसार बोसुए के इस काल विभाजन से स्पष्ट है कि उसकी दृष्टि अतीत की ओर उन्मुख थी। उसने भविष्य में स्थित उस युग की विशेष की परिकल्पना नहीं प्रस्तुत की जिसमें सभी लोग सुख एवं शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे, जबकि क्राइस्ट द्वारा सभी शत्रुओं पराभूत हो जाएंगे। तब लोग ईश्वर का प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर सकेंगे, ऐसा गोविंद चंद्र पांडे का कहना है। अब हम पढ़ेंगे आधुनिक युग में चक्रीय सिद्धांत। आधुनिक युग में इतिहास के चक्रीय सिद्धांत के मुख्यतः बीको, हर्डर, स्पेंगलर एवं टॉइनबी के नाम जुड़े हुए हैं। इतिहास की युग चक्रवादी व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रमुख श्रेय ओसवाल्ड स्पेंगलर एवं आर्नोल्ड टॉइनबी को जाता है। देखते हैं जियाम्बत्सा बीको, जियाम्बत्तिस्ता बीको का चक्रीय सिद्धांत, इटली के अनुसार नाम है इसका इस प्रकार, 1608 से 1644 ईस्वी। बीको इटली का एक दार्शनिक एवं इतिहासकार था। उसे आधुनिक इतिहास दर्शन का संस्थापक माना जाता है। आधुनिक इतिहास के लिए बीको एक उल्लेखनीय योगदान उसके द्वारा प्रतिपादित इतिहास का चक्रीय सिद्धांत भी है। इसके अनुसार प्रत्येक राष्ट्र अथवा मानव सभ्यता विकास के कुछ निश्चित चरणों से गुजरती है। ये चरण हैं जन्म, परिपक्वता, पराभव और पतन। उक्त सभी चरणों के भिन्न भिन्न रीति रिवाज, परंपराएं, कानून, अर्थव्यवस्था एवं साहित्य होते हैं। वीको का यह भी मानना है कि इतिहास के कुछ कालों का अथवा युगों का एक सामान्य स्वभाव था, जिनकी अन्य युगों में पुनरावृत्ति संभव है। इस तारतम्य में वीको उदाहरण देते हुए बताता है कि यूनानी इतिहास के होमर काल एवं मध्य युग
कि यूरोप में उक्त सामान्य सादृश्यता दिखाई पड़ती है, अतः बीको ने इन दोनों ही युगों को हीरोइक युग कहा है। आगे पढ़ेंगे। इन दोनों हीरोइक युगों में बीको ने कुछ सामान्यताएं देखी हैं। सामान्यताएं जैसे योद्धा कुलीन तंत्र के हाथ में प्रशासन का होना, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, नैतिकता का आधार युद्ध, व्यक्तिक शक्ति एवं गाथा काव्य आदि। वीक्यू के अनुसार मानव इतिहास का प्रथम चरण देवों के युग का था, जिसमें गैर ईसाइयों को विश्वास था कि ये वे दैवी योजना के अंतर्गत रहते हैं, जिसमें प्रत्येक घटना शकुनों और देववाणियों से संचालित होती है। दूसरा चरण नायकों का है, जिसमें प्रतिष्ठित कुलीन तंत्र योद्धा वर्ग प्रभावशाली बना। इन नायकों की शक्ति का स्रोत दैवीय था। उनकी भाषा अलंकारिक एवं प्रतीकात्मक थी। जनसाधारण बिना किसी प्रतिरोध के आंख बंद कर इनके आदेशों का पालन करते थे। बीको का नायकों का यही युग ऊपर वर्णित हीरोइक युग था। बीको के अनुसार प्रत्येक हीरोइक युग के पश्चात क्लासिक युग आता है, जिसमें व्यक्ति एक दूसरे को समान समझते हैं, कल्पना का स्थान विवेक लेता है, गाथा काव्य के स्थान पर गद्य साहित्य का सृजन होता है, अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि के स्थान पर उद्योग होते हैं एवं नैतिकता का आधार भी युद्ध न होकर शांति होती है। लोकप्रिय सरकार की स्थापना होती है, जो बाद में राजतंत्र का रूप लेती है। क्लासिक युग के पश्चात आगामी चरण में पतन का युग आता है, जिसमें सृजनात्मक शक्ति का ह्रास हो चुका होता है। बीको का मानना था कि इतिहास का चक्रीय सिद्धांत एक वृत्त न होकर सर्पिल आकार का है, क्योंकि इतिहास अपने आप को कभी दोहराता नहीं है। बीको का मानना है कि इतिहास चक्रीय नहीं है, एक सर्पिल है, क्योंकि वह अपने इतिहास को कभी दोहराता नहीं है। मानव सभ्यता के विकास के तहत प्रत्येक चरण की अपनी विशेष प्रकार की विशेषता यथा आचार व्यवहार, कानून, अर्थव्यवस्था, साहित्य एवं कला होती है। अब हम पढ़ेंगे ओसवाल्ड स्पेंगलर का चक्रीय सिद्धांत, जो कब से कब तक रहे, 1880 ईस्वी से 1936। ओसवाल्ड स्पेंगलर का जन्म 1880 ईस्वी में ब्लिंकनबर्ग में हुआ था। म्यूनिख, बर्लिन एंड हेल विश्वविद्यालयों में स्पेंगलर ने गणित एवं प्राकृतिक विज्ञानों का अध्ययन किया था। स्पेंगलर की सर्वप्रमुख कृति पश्चिम का पतन, डेक्लाइन ऑफ द वेस्ट है। स्पेंगलर इतिहास के शाश्वत मानता है। इतिहास को क्या मानता है? शाश्वत, जिसमें विभिन्न संस्कृतियों का उत्थान पतन होता रहता है। प्रत्येक संस्कृति का अपना विशिष्ट स्वभाव होता है और इन संस्कृतियों की आयु निश्चित होती है। यानी ये एक संस्कृति अपनी एक समय से एक समय तक ही चलती है, यानी निश्चित होती है उसकी आयु। स्पेंगलर विश्व इतिहास को रेखीय लीनियर आकार में कल्पित नहीं मानता है, जिसके अनुसार इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में विभाजित किया जाता है। स्पेंगलर विश्व इतिहास को मानव संस्कृति को एक खेल अथवा नाटक मानता है। इस खेल अथवा नाटक में प्रत्येक संस्कृति स्वयं की विकसित होती है, स्वयं भी खुद ही फूलों की भांति ये संस्कृतियाँ बिना किसी उद्देश्य के साथ बढ़ती हैं। स्पेंगलर के अनुसार प्रत्येक संस्कृति एवं जैव इकाई के समान है, जिसमें जीवन चक्र देखे जा सकते हैं। स्पेंगलर ने लिखा है संस्कृतियाँ जैविक हैं तथा विश्व इतिहास उनकी सामूहिक आत्मकथाएं हैं, जिसमें संस्कृतियाँ जन्म लेती हैं और बढ़ती हैं और अपनी नियति को पूरा करते हुए नष्ट हो जाती हैं। अर्थात प्रत्येक संस्कृति का बचपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है। जिस प्रकार वृक्ष पर पत्तियाँ लगती हैं, फूल खिलते हैं या उपशाखाओं में उनका विकास होता है, ठीक उसी प्रकार संस्कृतियों में जातियाँ, भाषाएं, भूप्रदेश आदि विकसित एवं परिपक्व होते हैं। स्पेंगलर के अनुसार प्रत्येक संस्कृति का आरंभ प्रारंभिक समाजों की बर्बरता से होता है, कालांतर में जिसके तहत विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं, कला एवं विज्ञान इत्यादि का विकास होता है। यह विकास प्रारंभ में सामान्य होता है एवं आगामी युगों में विकास के विविध क्षेत्रों में उत्कृष्टता परिलक्षित होती है। तत्पश्चात संस्कृति की पतन अवस्था दृष्टिगोचर होती है, जिसमें सर्वत्र विकृति दिखाई पड़ने लगती है और संस्कृति की सृजनशीलता समाप्त हो जाती है। अब उसमें नई चीज़ें नहीं बनती हैं, अंततः संस्कृति नष्ट हो जाती है।
इतिहास में जितनी संस्कृतियाँ उभरी उनको स्पेंगलर ने मुख्यतः 8 बताया है। ये 8 संस्कृतियाँ हैं: मिस्र, बेबीलोनिया, भारत, चीन, ग्रीको रोमन, अरब, मैक्सिको एवं पाश्चात्य। स्पेंगलर ने सभी संस्कृति युगों के चक्र को निश्चित मानता है। इनमें से प्रत्येक संस्कृति ने एक काल में से दूसरे काल में जाने के लिए लगभग समान समय लिया है। आगे पढ़ेंगे। स्पेंगलर के अनुसार जब संस्कृति की आत्मा का विकास समाप्त हो जाता है तो वह अपने अंतिम रूप में सभ्यता में प्रविष्ट हो जाती है। प्रत्येक संस्कृति अपनी सभ्यता होती है। जब संस्कृति सभ्यता के स्तर पर आ जाती है तो लोगों के हृदय में धर्म के स्थान पर वैज्ञानिक अधर्म, लोक के स्थान पर बहुजन और वास्तविक मूल्यों के स्थान पर धन संबंधी मूल्य और मातृत्व के स्थान पर यौन संबंध आ जाते हैं। साथ ही नगरीकरण, साम्राज्यवाद, प्रभुत्व की प्रवृत्ति, शक्ति की आकांक्षा आदि बातें भी आती हैं। अपनी मृत्यु से पूर्व तक सभ्यता प्रायः पुनः धर्म की ओर प्रवृत्त होती है। नवीन धार्मिक आंदोलन अस्तित्व में आते हैं। रहस्यवादी प्रवृत्ति व्याप्त होती है। यह प्रवृत्ति एक संस्कृति के पतन एवं अन्य संस्कृति के जनक का सूचक है। स्पेंगलर महोदय के प्रत्येक सभ्यता संस्कृति की अवधि लगभग 1000 वर्ष मानते हैं। स्पेंगलर ने 8 संस्कृतियों में से प्रमुखतः 4 सभ्यताओं को उल्लेख किया है। प्रथम भारतीय सभ्यता, जिसका जन्म 1800 ईसा पूर्व में हुआ। द्वितीय पुरातन सभ्यता, जिसका जन्म काल 900 ईसा पूर्व है। तृतीय अरबी सभ्यता, जिसका जन्म ईस्वी सन में हुआ है। इसमें ईसाई इस्लाम का उदय शामिल है। चतुर्थ पश्चिमी सभ्यता, जिसका जन्म 900 ईस्वी के लगभग हुआ। स्पेंगलर इन चारों सभ्यताओं को 4 चक्र वसंत, ग्रीष्म, शरद एवं शीत ऋतु मानता है। इनमें पश्चिमी सभ्यता को वह शीत ऋतु अथवा अवसान के चरण पर पहुंचा मानता है। उसका यह भी मानना था कि यदि हम यह जान जाए कि हम संस्कृति के चक्र के किस बिंदु पर हैं तो हम भावी युगों के विषय में भी अनुमान लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो हम लोग यही समाप्त करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आगे का इसके बाद हम इसके भाग 2 में पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। जिस किसी को इस वीडियो की आवश्यकता हो उसको इसकी वीडियो की लिंक शेयर करें। धन्यवाद।